पटना सुपर बाजार की सीढ़ियां उतरते हुए संध्या ने रूपाली को देखा तो चौंक पड़ी। 1 मिनट के लिए संध्या गुस्से से लाल पीली हो गई। रूपाली ने पास आकर कहा, अरे संध्या जी, आप कैसी हैं? संध्या खामोश रही तो रूपाली ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। संध्या फिर भी चुप रही। उसे लग रहा था कि रूपाली सिर्फ बेशर्म ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर की चापलूस भी है। रूपाली ने समझाते हुए आगे कहा, संध्या जी, मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि आपसे मिलूं और सब कुछ आपको सच सच बता दूं, मगर सुधांशु जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। सुधांशु का नाम सुनते ही संध्या के तन बदन में आग लग गई। वही सुधांशु जिसने संध्या से प्रेम का नाटक करके उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। संध्या के जीवन के पिछले पन्ने अचानक फड़फड़ाकर खुलने लगे। वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। रूपाली संध्या का हाथ पकड़कर नीचे रेस्तरां में ले गई। आइए कॉफी पीते हैं और बातें भी करेंगे। न चाहते हुए भी संध्या रूपाली के साथ चल दी। रूपाली ने कॉफी का ऑर्डर दिया। संध्या अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। पटना शहर उन दिनों आज जैसा आधुनिक नहीं था। शिव प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। वे पटना हाई स्कूल में मास्टर थे। 2 बेटियां, संध्या और मीनू, बस यही छोटा सा परिवार था। संध्या के बीए पास करते ही मां ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कापियां कराकर उन पर हल्दी छिड़क कर तैयार कर ली गईं। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों में अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी तो दूसरी ओर मां ने टीपन की कापी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। दिन बीतते रहे पर कहीं भी विवाह तय नहीं हो पा रहा था। मां को परेशान देखकर एक दिन जौनपुर वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, देखो छोटी भाभी, मैंने तो संध्या के लिए जौनपुर में सारी कोशिशें करके देख ली पर जो भी सुनता है कि रंग थोड़ा दबा है, बस नाक भौं सिकोड़ लेता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ, कोई मेरी संध्या में खोट तो निकाल दे, मां बोल उठीं। हम जानते नहीं हैं क्या छोटी भाभी? पर जब ये लोग लड़के वाले बन जाते हैं तब न जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। मां और बुआ का अपना अपना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद तो हर साल लगन आते ही मां मीनू से टीपन उधरवाने और उस पर हल्दी छिड़क कर आदान प्रदान करने में लग जाती और लगन समाप्त होते ही निराश होकर बैठ जाती। अगले साल जब फिर से नया टीपन तैयार होता तब उसमें संध्या की उम्र 1 साल बढ़ा दी जाती। कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए, संध्या में एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की दिखाने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में मलिन हो जाती। उसे गुस्सा भी आता और ग्लानि भी होती। पापा के ललाट की शिकन और मां की चिंता उसे अपने दुख से कहीं ज्यादा बेचैन करती थी। सिलसिला साल दर साल चलता रहा। धीरे धीरे संध्या में एक परिवर्तन आने लगा। वह हर अपमान और अस्वीकृति के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी। मगर मां बाप को उदास देखती तो आहत हो उठती थी। आखिर एक दिन मां को उदास बैठे देखकर संध्या बोली, मां, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करूंगी। तुम लोग मीनू की शादी कर दो। तो क्या जीवन भर कुमारी ही बैठी रहोगी? मां ने डांटा। तो क्या हुआ मां, कितनी ही लड़कियां कुमारी बैठी हैं। मैं बिन ब्याही रह गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। देखो, स्मिता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है, क्या हो गया उन्हें, मौज से रह रही हैं। हमारे खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। इतना कहकर मां गुस्से में पैर पटकती हुई चली गईं। 5 वर्ष बीत गए। संध्या ने एमए कर लिया और मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अपने कॉलेज और पढ़ाने में ही वह अपने को व्यस्त रखती थी। संध्या अक्सर सोचा करती, यह कैसी विडंबना है कुदरत की कि रूपाकर्षण न होने की वजह से उसके साथ साथ पूरे परिवार को पीड़ित होना पड़ रहा है। वह कुदरत को अपने प्रति हुई नाइंसाफी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती कि आखिर उसका कसूर क्या है।
शादी के समय लड़की के गुणों को रूप के आवरण में लपेट कर न जाने कहाँ फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब मनोहर बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आग बबूला हो गई। आप सठिया तो नहीं गए हैं? मनोहर अपनी संध्या से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल? पापा ने मनोहर बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीजों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन संध्या जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बड़ी बेटी संध्या यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर है और आप हैं शोभा के देवर सुधांशु। संध्या ने देखा, बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में संध्या ने नमस्ते किया। फिर वह अंदर चली गई। सुधांशु अक्सर संध्या के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर सुधांशु बहुत जल्दी ही घर के सभी सदस्यों का प्यारा बन गया। पापा से राजनीति पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मीनू को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मीयता से। मीनू भी हर विषय में सुधांशु की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे झिड़क भी देते थे, जिसे सुधांशु हंसकर टाल देता। सुधांशु स्वभाव से एक आजाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब संध्या से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमत्ता की बरबस ही सराहना करने को उसका जी चाहता था। उसकी आवाज में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जाने में सक्षम था।